मून अपने घर पर बैठा मिशन के रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर रहा था। जैसे ही उसने नोटिफिकेशंस चेक की, उसकी आंखें स्क्रीन पर फिक्स हो गईं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है, उसने मन में सोचा। उसने अकेले ही पूरे गॉब्लिन्स के करप्टेड स्ट्रॉन्गहोल्ड का सफाया कर दिया था और इसी वजह से उसके अचीवमेंट पॉइंट्स बूम करके बढ़ गए थे। लेवल 4 अनलॉक हो चुका था। फिलोसोफर्स स्टोन भी लेवल 2 तक पहुंच चुका था और ऊपर से उसे एक हॉबगॉब्लिन्स बैटल एक्स और करप्टेड हॉबगॉब्लिन सीरम भी मिला था। यह तो एकदम लूट मच गई। मून खुद से बड़बड़ाया। उसने एक लंबी सांस ली और सोचा कि अब थोड़ा चिल करता हूं, लेकिन सिस्टम को शायद यही मंजूर नहीं था, क्योंकि और भी नोटिफिकेशंस आनी बाकी थीं। डिंग 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 लगातार अलर्ट्स आते रहे। मून ने इरिटेशन में अपनी स्क्रीन को घूरा। अब क्या नया बम फोड़ा है? उसने अनमने तरीके से नोटिफिकेशन खोला और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने किसी हिडन बॉस को भी हरा दिया था और इस अचीवमेंट के लिए उसे 1000 एक्स्ट्रा अचीवमेंट पॉइंट्स मिले थे। मून सोचने लगा, वेट, क्या ये हॉबगॉब्लिन फर्स्ट बॉस था? पर रिवॉर्ड कुछ ज्यादा ही जेनरस नहीं है। लेकिन फिर उसने कंधे उचकाए। छोड़ो, ज्यादा सोचने का नहीं, जो मिला है उसे आनंद लो। उसने तुरंत अपना स्टेटस स्क्रीन खोला और चेक किया कि उसके टोटल अचीवमेंट पॉइंट्स कितने हो गए हैं। अगर मैं यही पेस मेंटेन करूं तो जल्दी ही 10,000 पॉइंट्स तक पहुंच जाऊंगा, उसने खुद से कहा। क्यूरियस होकर उसने फिलोसोफर्स स्टोन से पूछा, भाई, अगर मेरे पास 3000 पॉइंट्स हो गए तो मैं एक और ऑब्सीडियन टैबलेट क्राफ्ट कर सकता हूँ? स्टोन ने कंफर्म किया, हाँ कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे तू और आगे बढ़ेगा फ्यूचर क्राफ्टिंग के लिए और ज्यादा पॉइंट्स लगेंगे। मून को यह सुनकर कोई शौक नहीं लगा। उसने काम होकर जवाब दिया, मुझे पता है भाई, मैंने सालों तक ऑल्केमी प्रैक्टिस की है, ये बेसिक रूल तो समझता हूँ। अब उसने अपना स्टेटस डिटेल में रिव्यू करना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि जैसे जैसे वो प्रोग्रेस कर रहा था, उसकी एडवांसमेंट कॉस्ट भी बढ़ रही थी। इसका मतलब था कि उसे अपने पॉइंट्स स्मार्टली इन्वेस्ट करने होंगे, लेकिन वो ये भी जानता था कि पॉइंट्स बचाकर रखना कोई ज्यादा फायदे की चीज नहीं थी, क्योंकि ऑब्सीडियन टैबलेट स्ट्रेटोस्फीयर की तरह नहीं था जो कॉन्स्टेंटली पॉइंट्स कंज्यूम करता था। ऑब्सीडियन टैबलेट एक परमानेंट टूल था जिसे एक बार क्राफ्ट करने के बाद कभी भी यूज किया जा सकता था। मून को याद आया कि जब उसने हॉबगॉब्लिन से फाइट की थी तब उसकी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी कितनी पावरफुल थी। यही कंफर्म करने के लिए उसने दोबारा सोचा कि ऑब्सीडियन टैबलेट में इन्वेस्ट करना वर्थ इट था। फिलोसोफर्स स्टोन ने उसे बताया कि सेकंड टैबलेट क्राफ्ट करने के लिए 10,000 पॉइंट्स लगेंगे, लेकिन उसकी पावर 20% बढ़ जाएगी। मून यह सुनकर खुश हो गया, मतलब मेरी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी डबल हो जाएगी और 40% तक पावर बूस्ट मिलेगा। यह तो एकदम ओपी हो गया। लेकिन फिर उसने सोचा कि सारे पॉइंट्स यूज करना सही नहीं होगा। वो जानता था कि अचीवमेंट पॉइंट्स उसकी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स थी और उसे वाइजली यूज करना होगा। इसलिए उसने कुछ पॉइंट्स रिजर्व में रखने का फैसला किया ताकि फ्यूचर में कोई बड़ा मौका आए तो हाथ खाली ना रहे। मून ने नोटिस किया कि उसे अरीना से कोई अचीवमेंट पॉइंट्स नहीं मिले थे। पहले जब भी वो स्ट्रीम करता या मॉन्स्टर इन्फेस्टेड एरियाज क्लियर करता तो उसे पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अभी उसका मेन फोकस था अपना रैंक डिटरमिन करना, जो कि एग्जाम्स के जरिए डिसाइड होने वाला था। उसने अपना प्रोग्रेस चेक किया और देखा कि एल्केमी लेवल 17 तक पहुंच चुका था, जबकि फिलोसोफर्स स्टोन लेवल 5 से बढ़कर 7 हो गया था। ये देखकर मून एकदम एक्साइटेड हो गया और उसने अपने रिवॉर्ड्स इवेलुएट करने का सोचा। वो उन आइटम्स को देखने लगा जो उसे मिले थे, गॉब्लिन सीरम और हॉबगॉब्लिन्स बैटल एक्स। जब उसने एक्स का स्टैट्स देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। ग्रेड बी रैंकेड वेपन जो अटैक पावर 10% बढ़ा सकता था और टारगेट को पैरालाइज कर सकता था। मार्केट में इसकी वैल्यू काफी हाई थी। अमेजिंग, ये तो प्लैटिनम रैंक लेवल के रिवॉर्ड्स हैं। मून बड़बड़ाया। यहाँ तक कि कुछ टॉप टियर वेपन्स भी सिर्फ +5 स्ट्रेंथ बूस्ट ही देते थे, लेकिन ये एक्स उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थी। वो अपने डिस्प्लेड रिवॉर्ड्स को गौर से देखने लगा। काफी समय हो गया था जब उसने इतने वैल्यूएबल आइटम्स देखे थे, खासकर वापस लौटने के बाद। तभी फिलोसोफर्स स्टोन ने पूछा, वापस लौटने के बाद से तुम्हारा क्या मतलब है? मून ने कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। उसने गॉब्लिन सीरम उठाया और कहा, यही वो चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सीरम की डिटेल्ड एनालिसिस से पता चला कि उसमें बहुत हाई अमाउंट में डार्क एनर्जी थी जो इसे हाईली टॉक्सिक बना रही थी। ये देखकर फिलोसोफर्स स्टोन शॉक्ड हो गया। वेट, तुमने सच में ये जहर पी लिया था, और वो भी एज अ रेमेडी? स्टोन ने डिसबिलीफ में पूछा। मून को अचानक याद आया कि उसने ऑफिशियल अरीना राउंड्स के दौरान माना का यूज नहीं कर पाने की वजह से कितनी तकलीफें झेली थीं। उसका शरीर डिटीरियरेट हो रहा था, अनबेरेबल पेन था और उसे सहने के लिए उसे एक स्पेशल एनेस्थेटिक का सहारा लेना पड़ा था, जिसका मेन इंग्रेडिएंट गॉब्लिन सीरम ही था। फिलोसोफर्स स्टोन ने उसे याद दिलाया, तुमने उसी टाइम एक एलिक्सर भी बनाया था, तो फिर उसे पहले क्यों नहीं लिया? मून ने एक फोटो की तरफ देखा
जिसमें वो अपने भाई के साथ था। उसने धीरे से कहा, वो कॉम्प्लिकेटेड था, इतना आसान नहीं था एक्सप्लेन करना। स्टोन ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, जो भी रीजन हो, तुम्हें सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसने मून को उसकी मेहनत के लिए शुक्रिया कहा, क्योंकि उसकी वजह से वो परफेक्टली क्राफ्टेड हुआ था। मून ने माना, सच कहूं तो अगर मैंने इलेक्सिर का यूज फिलोसोफर्स स्टोन बनाने में नहीं किया होता तो टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल था। यह सुनकर फिलोसोफर्स स्टोन ने एक शॉकिंग फैक्ट रिवील किया, यहाँ तक कि सबसे पावरफुल कॉन्स्टलेशन गॉड्स भी टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। मून क्यूरियोसिटी से बोला, तो फिर मैं कैसे हील हुआ और वापस आया? स्टोन ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, सिर्फ एक स्पेसिफिक बीइंग के पास यह एबिलिटी है। मून ने इंटरेस्ट से पूछा, कौन है वो? स्टोन ने जवाब देने से मना कर दिया, इवन कॉन्स्टलेशंस इसका नाम लेने से डरते हैं, उसने कामली कहा। मून ने जम्हाई ली और हाथ फैलाते हुए बोला, अगर ये नॉलेज फॉरबिडन है तो बेवजह दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं। फिलोसोफर्स स्टोन उसे डिसबिलीफ में घूरने लगा, बस इतना इजीली गिव अप कर दिया। मून ने हंसते हुए कहा, भाई जिस चीज को मैं बदल नहीं सकता उस पर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। स्टोन ने उसकी बात मान ली, खासतौर पर इसलिए क्योंकि अरीना खुद उसकी प्रेजेंस से डरी हुई थी। उसने इन्फॉर्म किया कि अरीना ने कई बार मैसेजेस भेजे थे जिसमें स्टोन को मून से कांटेक्ट न करने के लिए कहा गया था। जो भी हो, ऐप टू इस गॉब्लिन सीरम का क्या करने वाला है? स्टोन ने पूछा। अब तो तेरे पास माना है, तू इसे ट्रीटमेंट के लिए तो यूज नहीं करेगा। मून ने काम होकर जवाब दिया, ऑब्वियसली अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इससे एक एलिक्सिर बनाने की सोच रहा हूँ। स्टोन एकदम शॉक में आ गया, तू सच में जहर से एलिक्सिर बनाएगा? मून ने मुस्कुराकर कहा, एल्केमी में सही तरीके से यूज किया जाए तो जहर भी दवा बन सकता है। स्टोन अचानक एक्साइटेड हो गया, पॉइजन को हीलिंग रेमेडी में ट्रांसफॉर्म करना, दिस इज अमेजिंग। मून ने हल्का सा हंसते हुए कहा, काम डाउन भाई, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। अगले दिन मून एक मैसिव शॉपिंग सेंटर के सामने खड़ा था। उसने इमारत को गौर से देखा और रियलाइज किया कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला था। फिलोसोफर्स स्टोन ने टावरिंग स्ट्रक्चर को देखते हुए पूछा, यही वो प्लेस है जिसे प्लेयर्स का सैंक्चुरी कहते हैं? मून ने कंफर्म किया, हाँ, इसका ऑफिशियल नाम गैलेक्सी अगोरा है। स्टोन ने पूछा, क्या इसे अरीना ने बनाया है? मून ने सिर हिलाया, नहीं, अरीना सिर्फ ब्रॉडकास्ट को मैनेज करता है, लेकिन इस बिल्डिंग को उसने कंस्ट्रक्ट नहीं किया। मून एंट्रेंस की तरफ बढ़ा, जहां एक स्टाफ मेंबर ने उसे ग्रीट किया और पूछा, आर यू एन अवेकेंड? मून ने सिर हिलाया और उसने उसे एक छोटा आइटम दिया जिसे इन्वेंट्री में प्लेस करने के लिए कहा। मून ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो की और जब उसने आइटम रिटर्न किया तो स्टाफ ने कंफर्म किया कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद उसने उसे एक डिवाइस दिया, द प्लेयर्स वॉच। मून ने वॉच को हाथ में पकड़ा और नॉस्टैल्जिया महसूस किया, काफी टाइम हो गया जब मैंने लास्ट टाइम इसे यूज किया था। वॉच में उसकी सारी रिकॉर्ड्स स्टोर्ड थीं, गैलेक्सी अगोरा के मैप्स थे और इसमें कई यूजफुल फंक्शंस थे। जैसे ही वो अंदर गया, स्टाफ मेंबर ने पूछा, क्या यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है गैलेक्सी अगोरा में? मून ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। वो अंदर बढ़ता गया, जबकि फिलोसोफर्स स्टोनजान भीड़ को देखकर हैरानी से पूछा, वेट, ये सारे लोग प्लेयर्स हैं? मून ने समझाया कि सिर्फ जागृत व्यक्ति जो अपनी इन्वेंट्री एक्सेस कर सकते थे उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति थी। इसका मतलब था कि यहाँ मौजूद हर इंसान प्लेयर था। फिलोसोफर स्टोन ने सिर हिलाया और समझ गया कि इस जगह को सैंक्चुरी ऑफ प्लेयर्स क्यों कहा जाता है। फिर उसने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मून ने जवाब दिया, प्लेयर ओनली शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही वे एलिवेटर में दाखिल हुए, मून ने दो पैसेंजर्स की बातचीत सुनी। तूने एकेडमी के लेटेस्ट ग्रेजुएटिंग क्लास के बारे में सुना? एक व्यक्ति ने अपने साथी से पूछा। हाँ, इस बार की क्लास को अब तक की सबसे बेस्ट कहा जा रहा है, दूसरे ने जवाब दिया। शुक और ली योंग इस बैच के सबसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, पहले वाले ने कंफर्म किया। दोनों ऑलरेडी डायमंड रैंक तक पहुंच चुके हैं और देश के सबसे टॉप टियर प्लेयर्स में गिने जाते हैं। मून हल्की सी मुस्कान के साथ एलिवेटर से बाहर निकला। जाते जाते उसने सुना कि उनमें से एक गोल्ड रैंक में 4 साल से फंसे होने की शिकायत कर रहा था। फिलोसोफर्स स्टोन ने पूछा, तू हंस क्यों रहा है? मून ने जवाब दिया, बस यूं ही, उनकी बातें सुनकर मजा आ रहा था। स्टोन ने चारों तरफ नजर घुमाई और इतने सारे शॉप्स देखकर दंग रह गया। इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? काया ये सब ओरीज खरीदने और बेचने आए हैं। मून ने समझाया कि ये मार्केट प्लेस सिर्फ गिल्ड शॉप्स ही नहीं बल्कि कई इंडिपेंडेंट वेंडर्स के लिए भी ओपन था। स्टोन ने फिर पूछा, तू यहाँ क्यों आया? ऑक्शन हाउस में बेच देता, वहाँ शायद और अच्छे पैसे मिलते। मून ने कामली कहा, रेगुलर इक्विपमेंट के लिए ऑक्शन हाउस सही ऑप्शन नहीं है। इनकी मार्केट प्राइस ऑलरेडी स्टेबल होती है, इसलिए डायरेक्टली वेंडर्स को बेचना आसान और फास्ट होता है। मून ने सुनाम गिल्ड स्टोर में जाने का फैसला किया। उसे पता था कि गिल्ड्स से डील करना ज्यादा एफिशिएंट रहता है। जैसे ही वो अंदर गया, एक एम्प्लॉई ने उसे वार्मली ग्रीट किया। मून ने शॉप को गौर से देखा और सरप्राइज हुआ कि यहाँ का माहौल दूसरी दुकानों से काफी अलग था। बाकी स्टोर्स में आइटम्स रैंडमली फेंके रहते थे, लेकिन यहाँ हर चीज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड थी। कुछ देर ब्राउजिंग करने के बाद शॉपकीपर ने पूछा, कुछ स्पेसिफिक आइटम ढूंढ रहे हो? मून ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं कुछ खरीदने नहीं, बेचने आया हूँ। शॉपकीपर ने आईब्राउ उठाया, इंटरेस्टिंग, आजकल बहुत कम लोग सामान बेचने आते हैं, दिखाओ
क्या लाए हो? मून ने अपनी हॉबगॉब्लिन्स बैटल एक्स निकाली और काउंटर पर रख दी। शॉपकीपर ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर धीरे धीरे उसे उठाकर हर डिटेल एग्जामिन करने लगा। वो बड़बड़ाया, क्या ये वही चीज है जो मैं सोच रहा हूँ? मून ने पूछा। डील फटाफट हो सकती है। शॉपकीपर ने जल्दी से मार्केट प्राइसेस चेक की और अमाउंट रिवील किया, 52 मिलियन वॉन। मून का दिमाग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। भाई ये मजाक तो नहीं? शॉपकीपर ने देखा कि मून शॉक था तो उसने काल्म होकर समझाया, कल ही हमने एक सिमिलर एक्स खरीदी थी, लेकिन उसके स्टैट्स थोड़े कमजोर थे। उसकी कीमत थी 38 मिलियन वॉन। फिर उसने कैजुअली पूछा, वैसे तुम्हें ये रेयर वेपन मिला कहां से? मून ने कोई जवाब नहीं दिया तो शॉपकीपर ने आगे कहा, मैं प्रोडक्शन क्लास प्लेयर हूं और मुझे अंदाजा है कि तुम हाई रैंकिंग प्लेयर्स में से नहीं हो। तुम्हारा लेवल क्या है? मून ने काल्म होकर जवाब दिया, सिर्फ लेवल 7। शॉपकीपर का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। लेवल 7 और प्लैटिनम रैंक की वेपन? वो अचानक सस्पिशियस हो गया और बोला, तुम्हें कैश चाहिए या अरीना अकाउंट में ट्रांसफर करूं? मून ने महसूस किया कि शॉपकीपर को उस पर शक हो रहा था। वो शायद सोच रहा था कि मून ने ये वेपन चोरी की है। जल्दी से क्लैरिफिकेशन देते हुए मून ने कहा, रिलैक्स, मैंने ये एक्स अरीना बैटल में जीती थी। शॉपकीपर ने सार्कास्टिकली स्मर्क किया और बोला, ओ रियली? एक लेवल 7 प्लेयर अरेना बैटल में इतनी रेयर एक्स जीत सकता है? उसने अपने हाथ धीरे से अलार्म बटन के पास रखे और कहा, अगर मैंने ये बटन दबाया तो सिक्योरिटी आएगी और इस एक्स के रियल ओनर को वेरीफाई करेगी। फिर उसने लंबी सांस ली और बोला, देखो मुझे समझ आता है कि कुछ लोगों की सिचुएशंस मुश्किल होती हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैं इसे सिर्फ 10 मिलियन वॉन में खरीद लूंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। डील? मून को समझ नहीं आ रहा था कि शॉपकीपर उसे स्कैम कर रहा था या सच में उसे चोर समझ बैठा था। लेकिन इससे पहले कि मून कुछ कहता, एक अचानक दूसरी आवाज आई। ये कॉन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। मून और शॉपकीपर दोनों ने सिर घुमाया और जैसे ही उन्होंने सामने देखा, शॉपकीपर का चेहरा सफेद पड़ गया। ली यू जोंग वो कैजुअली स्टोर में दाखिल हुई और स्थिति का निरीक्षण करने लगी। फिर उसने शॉपकीपर को कोल्ड एक्सप्रेशन से देखा और कहा, स्टोर की ब्रांच हैंडल करने के बाद से तुम काफी बोल्ड हो गए हो, है ना? मून और ली यू जोंग एक साथ स्टोर से बाहर निकले। ली यू ने एक सोडा कैन खोली और मून की तरफ बढ़ा दी। मून ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसके हाथों को गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आ गया। 9 साल बाद वही हाथ एक मैसिव हैमर पकड़ेंगे जो खून से सना होगा, वही हथौड़ा जिसने उसके दादा चेयरमैन ली चोल की खोपड़ी तोड़ दी थी। मून को याद आया कि वो दिन कितना भयानक था। चेयरमैन ली चोल अकेले नहीं थे, उस दिन कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की मौत हुई थी और यही वो घटना थी जिसने पूरे देश की तबाही की शुरुआत कर दी थी। मून के पिछले जीवन में उस दिन की सच्चाई अब भी उसे सताती थी। वो कभी नहीं समझ पाया कि ली यू ने ऐसा क्यों किया। वो झटका आज भी उसकी यादों में जिंदा था। उस दिन ऐसा लगा था जैसे ली यू पूरी तरह बदल गई हो, जैसे वो कोई और ही इंसान हो। वो वैसी नहीं थी जैसी मून उसे पहले जानता था। तभी उसकी आवाज ने मून को उसकी यादों से बाहर खींच लिया। अब भी सोडा पसंद है या टेस्ट बदल गया? ल्यू ने पूछा। मून ने पलकें झपकाई और जल्दी से जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गया था। ल्यू हल्का सा हंसी और बोली, तू बिल्कुल नहीं बदला। जब किसी चीज पर ध्यान लगाता है तो आसपास की दुनिया भूल ही जाता है। मून ने हल्की हंसी के साथ कहा, सच में? ल्यू ने सिर हिलाया, बिल्कुल। शायद इसीलिए मैंने हमेशा उन लड़कों को एडमायर किया जो अपनी चीजों को लेकर पैशनेट होते थे। मून ने सोडा का एक SIP लिया और उसकी तरफ देखा। तू भी नहीं बदली। इसी बीच एक दूसरी महिला ल्यू के पास आई और बताया कि उसने डिपॉजिट डिटेल्स भेज दी हैं। ल्यू ने अपने डिवाइस पर चेक किया और पूछा, सब कुछ मैंने जैसे कहा था वैसे ही हुआ? एम्प्लॉई ने कंफर्म किया, हाँ, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हुआ है। ल्यू ने उसे थैंक्स कहा और फिर मून की तरफ मुड़ी। ये डिपॉजिट तेरी बैटल एक्स का पेमेंट है। मून ने जब अमाउंट देखा तो वो हैरान रह गया। 50 मिलियन वॉन। वेट, 50 मिलियन? मून डिसबिलीफ में बोला, ये तो एक्सपेक्टेड अमाउंट से कहीं ज्यादा है। ल्यू ने काल्म होकर समझाया, एक्स्ट्रा अमाउंट इसलिए है क्योंकि मेरे एम्प्लॉई ने तेरे साथ जैसा बिहेवियर किया उसकी भरपाई हो सके। मैंने तो सोचा था और ज्यादा दूं, बट फिर रुक गई। मून ने हाथ उठाया और कहा, पर्सनल मैटर्स को बिजनेस में मिक्स मत कर, अमाउंट पहले ही काफी ज्यादा है। ल्यू ने उसे ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू सच में बिल्कुल भी नहीं बदला। शायद इसीलिए मुझे तुझसे बात करना इजी लगता है। मून को थोड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। वो उसे ऐसे क्यों देख रही थी? उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे बहुत सालों बाद मिल रहे थे। जाने से पहले मून ने पूछा, मेरी बुआ की तबीयत कैसी है? ल्यू ने जवाब दिया, वो ठीक है लेकिन अब तक होश में नहीं आई हैं। फिर उसने जल्दी से ऐड किया, लेकिन चिंता मत कर, मैं उनका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। मून ने मन ही मन दुआ की कि ल्यू की अरीना की जिम्मेदारियां उनकी हालत को और ना बिगाड़ दे। ल्यू ने माना, सच कहूं तो मैं हॉस्पिटल विजिट्स को बहाना बनाकर अरीना के मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व होने का एक्सक्यूज बनाती हूँ। उसने बताया कि उसने अपनी माँ के रूम में एक पर्सनल डिवाइस इंस्टॉल कर रखा था जिससे वो दूर रहते हुए भी सब कुछ मॉनिटर कर सके। फिर उसने अचानक पूछा, वो आइटम जिसके बारे में तूने क्लेम किया था वो मिल गया?
मून ने कंफर्म किया। लियू ने फौरन पूछा, और तू अब ठीक फील कर रहा है? मून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं पूरी तरह से माना डिजीज से रिकवर कर चुका हूँ। लियू खुशी से उछल पड़ी, लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन कंग्रेचुलेशंस। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने हेजिटेंट होकर पूछा, पर सच सच बता, तू ठीक कैसे हुआ? अगर बुरा ना लगे तो। मून एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से कहा, बस किस्मत अच्छी थी। एक दिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी मना वापस आ रही है, और धीरे धीरे सब ठीक हो गया। लियू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रिलीफ भी महसूस हुआ। मना डिप्लीशन का कोई नोन क्योर नहीं था, और तू ठीक हो गया, उसने खुद से कहा। वो जेन्युइनली वरीड थी। मून ने हल्का सा हंसते हुए कहा, थैंक्स, लेकिन खुद को दोषी मत समझ। जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। मैंने बस वही किया जो उस टाइम मुझे सही लगा। लेकिन जब लियू ने फिर गिल्ट वाली बातें शुरू की, मून ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। लियू, मैंने जो किया वो मेरी चॉइस थी, और अगर मुझे टाइम में वापस जाने का मौका मिलता तो भी मैं कुछ नहीं बदलता। लेकिन क्या ये सच था? अगर उसे कोई पछतावा नहीं था तो उसने अपनी बहन भाइयों के मैसेजेस का कभी जवाब क्यों नहीं दिया? वो झूठ बोल रहा था, खुद से भी। उसे याद आया कि जब उसने अपने परिवार से नाता तोड़ा था तो उसके भाई बहनों ने उसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमेशा उन्हें इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि वो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो एक ब्राइट फ्यूचर के सपने देख रहा था, जहां उसकी मैजिक पॉइंट्स 10 से शुरू हुई थी, लेकिन एक पल में सब बर्बाद हो गया। उसी फ्रस्ट्रेशन में उसने खुद को पूरी दुनिया से काट लिया। फिर अचानक एक और विचार आया, क्या वो अंदर से लियू से भी नफरत करता था? मून हमेशा अपने पास सेल्फ से रिग्रेट करता था, खास तौर पर जब लियू की बात आती थी। अगर मैं उसके साथ रुका होता तो शायद वो कभी मरती ही नहीं। मून ने अपने पिछले जीवन में देखा था कि लियू को एक गद्दार करार दिया गया था, और अब उसे फिर से जिंदा देखना, इस फीलिंग को दबाना अब और मुश्किल हो रहा था। तभी लियू ने उसकी सोच को तोड़ दिया। तूने अरीना मैचेस में पार्टिसिपेट किया? उसने पूछा। मून ने अपनी यादों को झटका और नॉर्मल टोन में जवाब दिया, अभी सिर्फ प्लेसमेंट मैचेस बाकी हैं। लियू ने इंसिस्ट किया, तुझे प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, चल साथ चलकर खरीदते हैं। लेकिन मून ने कैजुअली कहा, कोई जल्दी नहीं है। लियू सरप्राइज हो गई, तू इतना चिल कैसे रह सकता है? अरीना में सक्सेस के लिए प्रिपरेशन सबसे क्रूशियल होती है। फिर उसने पूछा, तू मैजिक कैटेगरी में है, राइट? मून ने कंफर्म किया, हाँ, मैं एल्केमिस्ट हूँ। लियू तुरंत समझ गई। उसने पूछा, तो तू अपने पैसों से बोथ इक्विपमेंट और एल्केमिकल कंपोनेंट्स खरीदने वाला है? मून ने सिर हिलाया, हाँ, सही सोचा। लियू संतुष्ट दिखी, परफेक्ट, मुझे भी कुछ एल्केमिकल कंपोनेंट्स लेने हैं, चल साथ चलते हैं। मून ने क्यूरियस होकर पूछा, तुझे कंपोनेंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? तू तो एक कॉम्बैट क्लास प्लेयर है। लियू ने प्लेफुली उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा और बोली, एल्केमिस्ट्स ही अकेले कंपोनेंट्स यूज नहीं करते, ओके? मैं अपने खुद के ट्रेनिंग टूल्स भी बनाती हूँ। मून ने आईब्राव उठाया और टीजिंग अंदाज में कहा, पर तुझे तो किसी भी एलिक्सिर तक एक्सेस है, तो ये सब खुद बनाने की क्या जरूरत? लियू ने उसकी बात इग्नोर करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब कोई बहस नहीं, हमें तुरंत चलना है। मुझे अपनी माँ से भी मिलने जाना है। मून ने थकान भरी सांस ली और कहा, एटलीस्ट एक सेकंड तो छोड़ दे। लेकिन लियू ने जोर से खींचा और उसे अपने साथ घसीटती ले गई। मून के पास कोई चॉइस नहीं बची। थोड़ी दूर से एक औरत यह सब देख रही थी, वही जिसने पहले उसका डिपॉजिट प्रोसेस किया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यही लियू है। कंपनी में लियू हमेशा कंपोज्ड, सीरियस और सुपर एफिशिएंट थी, लेकिन यहाँ वो हंस रही थी, मस्ती कर रही थी और पूरी तरह फ्री लग रही थी। कोया यही उसका असली रूप है। वो सोचने लगी कि क्या वो लियू को कभी समझ भी पाई थी। मार्केट प्लेस में शोरगुल था। वेंडर्स जोर जोर से अपने सामान की कीमतें चिल्ला रहे थे, कस्टमर्स बार्गेन कर रहे थे और हर तरफ प्लेयर्स और मर्चेंट्स का जमावड़ा लगा था। मून ने राहत की सांस ली। फाइनली शॉपिंग खत्म, पर लियू ने उसकी तरफ देखा और कहा, बस एक और चीज। मून के चेहरे पर पूरी निराशा आ गई। लियू गंभीरता से, मैंने ऑलरेडी अपनी प्लान से ज्यादा खरीद लिया है। लियू ने मासूम पपी आइज बनाकर कहा, बस एक लास्ट चीज, ये जरूरी है, ट्रस्ट मी। मून ने प्रोटेस्ट किया, मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है, अब और जगह ही नहीं बची। लियू ने नखरे दिखाते हुए कहा, पर ये तेरे लिए जरूरी है। मून ने फिर एक गहरी सांस ली। एल्केमी के कंपोनेंट्स खरीदने किसी और के साथ जाना इतना एग्जॉस्टिंग होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो लियू को देखता रहा, जो हर एक आइटम को केयरफुली इंस्पेक्ट कर रही थी, क्वालिटी चेक कर रही थी, रैंक एनालाइज कर रही थी। ये एल्केमी की इतनी एक्सपर्ट कब से हो गई? मून के लिए, जिसने फिलोसोफर्स स्टोन और लेजेंडरी ग्रेड इक्विपमेंट क्राफ्ट किए थे, छोटी छोटी डिटेल्स ज्यादा मायने नहीं रखती थी। उसके लिए सिर्फ आइटम की रैंक जरूरी थी, बाकी सब सेकेंडरी था। अंत में लियू ने मून को एक डिवाइस पकड़ाया। मून ने क्यूरियोसिटी से उसे देखा और शॉक में जम गया। ये अरीना एक्सेस डिवाइस है। लियू ने हंसते हुए कंफर्म किया, हाँ, और ये लेटेस्ट मॉडल है SSM का। ऐप तक ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुआ। मून ने डिवाइस को घूरा। उसे एहसास हुआ कि ये कितना वैल्यूबल था। अरीना एक्सेस डिवाइसेस कई फॉर्म्स में आते थे, हेलमेट्स, वाइजर्स, कैप्सूल्स, हर एक का अलग फंक्शन होता था। पहले पावरफुल नेशंस जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना
इस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन में डोमिनेट करते थे, लेकिन अरीना ने मोनोपोलाइजेशन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई थी। मून को याद आया कि अधिकारियों ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर चाइना और अमेरिका मोनोपोली कंटिन्यू करेंगे तो उनके प्लेयर्स को अरीना से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मून ने ल्यू की तरफ देखा, फिर हेजिटेंट होकर पूछा, तो श्योर है मुझे ये देने में? ल्यू ने स्माइल के साथ कहा, सुनाम के टॉप प्लेयर्स इंक्लूडिंग मी ऑलरेडी इसे यूज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मून अब भी डाउटफुल था, पर मैं तेरी कंपनी का पार्ट भी नहीं हूँ, फिर भी तू मुझे दे रही है। ल्यू ने कैजुअली श्रग किया और कहा, जब मैं तुझे गिफ्ट दे रही हूँ तो किसी और को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मून ने सोचा कि शायद एसएम स्टोर से कोई स्टैंडर्ड मॉडल खरीदना बेहतर रहेगा, लेकिन ल्यू ने गुस्से में ब्राउ फरो किया और कहा, तू अरीना में बिना प्रॉपर गियर के दौड़ेगा? सीरियसली? अगर तुझे चोट लग गई तो? मून को लगा कि वो अभी भी मना करने वाला था, लेकिन फिर ल्यू ने तेजी से एक और तर्क दे दिया, अच्छा अगर तुझे कोई गिल्ट हो रहा है तो इसे यूएसएस शॉप मैनेजर के बदले कॉम्पेंसेशन समझ ले। मून ने फाइनली हार मान ली। ठीक है, अगर कॉम्पेंसेशन माना जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। सच कहूं तो उसे एक अच्छा डिवाइस चाहिए ही था। वो अरीना में अपने मैचेस लाइव स्ट्रीम करने के बारे में भी सोच रहा था। मून ने घड़ी की तरफ देखा और रियलाइज किया कि वो ऑलरेडी लेट हो चुका था। उसने कहा, मुझे अब निकलना चाहिए। ल्यू ने सिर हिलाया, सेम, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। मून के दिमाग में उसकी बुआ की हालत घूम गई। वो भी हॉस्पिटल में थी, अरीना की वजह से हुई एक अजीब बीमारी के चलते। जब गैलेक्सी अरीना पहली बार लॉन्च हुआ था तब से एक अजीब बीमारी फैल रही थी जिसे लोग अरीना डिजीज कहते थे। मून ने सोचा कि उसकी बुआ की एग्जैक्ट कंडीशन क्या थी, लेकिन चूंकि उसे कॉन्स्टलेशंस ने चुना था, शायद वो अभी कुछ और समय तक सहन कर पाएगी। मून की बुआ ने हमेशा उसे अपने बेटे जैसा प्यार दिया था, चाहे वो इलेजिटिमेट था या नहीं। यही सोच उसकी डिटर्मिनेशन को और मजबूत कर रही थी। उसे जल्दी से इंप्रूव करना था और उनकी बीमारी का इलाज खोजना था। वो जाने ही वाला था कि ल्यू ने अचानक उसकी आस्तीन पकड़ ली। वेट, मेरा जवाब देना तू भूल ही गया। मून एक सेकंड के लिए कंफ्यूज्ड हुआ, फिर उसे एहसास हुआ कि वो मैसेजेस की बात कर रही थी। ल्यू ने शिकायत की, सुख बार बार मुझे चिढ़ा रहा है क्योंकि तूने उसे मैसेज किया, मुझे नहीं। मून ने हंसते हुए कहा, सुख के पास और कोई काम नहीं क्या? ल्यू ने फ्रस्ट्रेशन में हाथ झटकते हुए कहा, वो हमेशा ऐसा करता है। सीरियसली, हम अब बच्चे नहीं रहे। मून ने उसे अश्योर किया, ठीक है, मैं जब पहुंच जाऊंगा तो तुझे मैसेज कर दूंगा। ल्यू का चेहरा इंस्टेंटली ब्राइट हो गया। एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मून को उसके इस जेस्चर से हल्का सा टच फील हुआ। उसकी अटैचमेंट और ईगरनेस जेन्युइन थी। बिना सोचे समझे मून ने आगे बढ़कर हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा और तभी माहौल अचानक बदल गया। ल्यू का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। मून का दिमाग पैनिक मोड में चला गया। शिट, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? गर्ल्स को शायद हेयर स्टाइल टच करना पसंद नहीं होता। वो तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और ऑकवर्डली कहा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, मैं निकलता हूँ। वो तेजी से वहां से चला गया, खुद को मेंटली फेस पाल्म देते हुए। ल्यू वहीं खड़ी रह गई, एकदम शॉक में। उसी समय उसकी असिस्टेंट ने पूरी घटना देख ली थी। ये क्या था? असिस्टेंट अंदर ही अंदर हॉरर में थी। कोई मैटर नहीं था कि वे कितने क्लोज थे, लेकिन ल्यू के बाल छूना, वो भी इतने पब्लिक मार्केट प्लेस में। असिस्टेंट फौरन ल्यू की तरफ बढ़ी, मैडम मैं आपके बाल ठीक कर देती हूँ। लेकिन ल्यू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। असिस्टेंट को थोड़ा डर लगने लगा, ओके अब रूमर्स फैलने लगेंगे। अचानक ल्यू ने गहरी सांस ली, खुद को कंपोज किया और बात बदल दी। जो बात मैंने पहले मेंशन की थी उस पे अपडेट है। असिस्टेंट ने सिर हिलाया, आप 10 साल पहले वाली घटना की बात कर रही हैं, राइट? अब तक कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ल्यू का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया, अब तक कुछ भी नहीं? जी, कोई एविडेंस नहीं मिला। ल्यू ने गहरी सोच में असिस्टेंट की तरफ देखा, कहीं ये जानबूझकर दबाया तो नहीं गया? असिस्टेंट थोड़ी हेजिटेशन के बाद बोली, हाँ ऐसा लगता है कि किसी ने सारे ट्रेसेस डिलीट कर दिए हैं। मतलब ये पूरा मामला डिलिबरेट कवर अप था। असिस्टेंट ने सिर हिलाया, एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, ये एक अटैक था, हाई प्रोफाइल फिगर्स के खिलाफ। ल्यू ने आसमान की तरफ देखा, सोच में डूबी। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले एक रिच ब्रैट ने लाइव स्ट्रीम में एक स्टूपिड जोक कर दिया था। पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ गई थी। पर इस मामले में ये किस तरह संभव है? एक थर्ड जनरेशन एयर हेडलाइन बन सकता है, लेकिन एक नेशनल लेवल अटैक पर कोई खबर नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, कोई बहुत बड़ा नाम इसे छुपा रहा है। असिस्टेंट ने गंभीरता से कहा, मैम यही बात मैं आपको समझाना चाहती थी। अगर हमने और इन्वेस्टिगेट किया तो हम खुद खतरे में आ सकते हैं। ल्यू ने अनशेकन डिटर्मिनेशन के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, तुझे डर लग रहा है? असिस्टेंट ने उल्टा सवाल किया, मैडम आपको कैसे नहीं लग रहा? मुझे खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मून पर पड़ी जो अब दूर जा रहा था, उसकी आंखों में कुछ बदल गया। शायद अब ऐसा कहना सही नहीं था, अब उसके पास खोने के लिए कुछ था और इसी वजह से उसे सच्चाई तक पहुंचना था। असिस्टेंट ने फाइनल बार कंफर्म किया, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूं? ल्यू ने बिना एक सेकंड भी रुके कहा, अब से ही मुझे कोई भी एविडेंस मिले या कोई भी इंसान जो कवर अप में शामिल था उसका नाम मेरे सामने लाओ। असिस्टेंट ने हेजिटेशन के साथ पूछा, और अगर हमें सबूत नहीं मिले?
लियू की आंखें ठंडी हो गईं। तो उनके सर लाओ। मून अपने घर पहुंचा और थकान से बेड पर गिर पड़ा। होम दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, उसने हल्के से बड़बड़ाया, लेकिन उसकी रिलैक्सेशन ज्यादा देर तक नहीं चली। फिलोसोफर्स स्टोन अचानक बोला, वो लड़की कौन थी? मून आधी नींद में जवाब दिया, अगर तू लियू की बात कर रहा है तो हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। 5 साल के थे तब से, बस कुछ सालों से ज्यादा मिलना नहीं हुआ। स्टोन ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन वो जैसी दुनिया के सामने दिखती है वैसी है नहीं। मून ने आंखें खोली। मतलब? स्टोन कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, फॉरगेट इट। चाइल्डहुड फ्रेंड है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं उस पर नजर रखूंगा। मून ने करवट ली। तुझे खुद पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किसी और पे नहीं। स्टोन ने गहरी सांस ली। चल उठ जा, पोशन बनानी है। मून ने आंखें बंद कर ली। बाद में नहीं, अभी। मून ने गुस्से में करवट बदली। एक दिन तो मुझे चैन से सोने दे, स्टोन ने हंसते हुए कहा। पोशन बनाने में हेल्प करूंगा। ये वाला पोशन क्लेम कर रहा था कि मून को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकता। मून जो अब पूरी तरह जाग चुका था, एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट उछल पड़ा। उसने तुरंत प्रिपरेशन शुरू कर दी। सही वर्कस्पेस चाहिए था तो उसने एक स्नैप में अपनी क्राफ्टिंग एबिलिटी यूज करके एक कस्टमाइज्ड डेस्क कॉन्जर कर लिया। पीछे हटकर उसने अपनी मास्टरपीस को एडमायर किया और खुद से कहा, एल्केमी सच में कमाल की चीज है, हमेशा वो देती है जो चाहिए और बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में। अब मून ने बड़े ही मेथोडिकल तरीके से इंग्रेडिएंट्स को एक साइड पर रखा और पोशंस को दूसरी साइड पर। फिलोसोफर्स स्टोन जो चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा था, आखिरकार बोल पड़ा, ये किस चीज का पोशन बनाने जा रहे हो? मून ने बिना ज्यादा घुमा फिरा के बता दिया कि वो यूजुअली मटेरियल्स को एनहांस करता था, लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई करना चाहता था। उसने एक वायल उठाई और बताया, ये गॉब्लिन सीरम है जो पैरालिसिस इंडस कराता है। स्टोन ने सीरम को पहचान लिया और कहा, अरे ये तो गॉब्लिन्स अपने खून से बनाते हैं, लेकिन इसे यूज करने से पहले इसकी डिमोनिक एनर्जी प्यूरिफाई करनी पड़ती है, वरना ये अनकंट्रोलेबल हो सकता है। स्टोन को उम्मीद थी कि मून इसे सिर्फ स्टडी करेगा, लेकिन जब मून ने बताया कि वो इस सीरम की करप्शन प्रॉपर्टीज को एनहांस करने की प्लानिंग कर रहा है, तो स्टोन लिटरली पैनिक कर गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? गॉब्लिन मैजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत डेंजरस है। ये अनस्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, और तुम ना डीमन हो ना डार्क मैजिक में एक्सपर्ट। अगर जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हारा शरीर सीधा बर्बाद हो सकता है। मून ने एक लंबी सांस ली और फुल कॉन्फिडेंस में बोला, रिलैक्स, मुझे रिस्क पता है। स्टोन ने फिर भी समझाने की कोशिश की, केयरलेसनेस से परमानेंट डैमेज हो सकता है, तुम्हारी मैजिक एबिलिटीज तक चली जा सकती है। मून ने फिर भी उसकी बात को कैजुअली टाल दिया और स्मर्क करते हुए कहा, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, और वैसे भी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे पास एक एक्सपर्ट मैजिशियन है जो हैंडल कर सकता है। इसके बाद मून ने पूरा प्लान स्टोन को डिटेल में समझाया। स्टोन जो अब तक कंप्लीटली फ्रीक आउट था, थोड़ा शांत हुआ और एक लंबी चुप्पी के बाद धीरे से बड़बड़ाया, तुम सच में बहुत एफिशिएंट हो, तुम्हारा एल्केमी माइंड कमाल का है। मून ने खुद की तारीफ सुनकर थोड़ा प्राउड फील किया और सार्कास्टिकली बोला, फाइनली तुम्हें समझ आया कि मैं कितना जीनियस हूँ। फिर उसने एक सेकंड रुककर स्टोन को भी कॉम्प्लीमेंट दे दिया, वैसे तुम्हारी भी समझदारी ठीक ठाक है। स्टोन ने बिना कुछ कहे सिर्फ एक ठंडी सांस ली, क्योंकि उसे पता था ये एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा मेस बनने वाला था। मून ने अपनी उंगलियां फिलोसोफर्स स्टोन पर फिराई, सोचते हुए कि क्या उसका एनविजन्ड आउटकम सच में अचीवेबल था। स्टोन ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अश्योर किया, बिल्कुल, बस तुम्हें प्लान को एकदम ठीक से फॉलो करना होगा, कोई भी गलती नहीं चलेगी। स्टोन ने मून की एम्बिशन को ऑब्सीडियन टैबलेट बनाने से कंपेयर किया और समझाया कि ऐसे आर्टिफैक्ट्स सिर्फ पावर ग्रांट नहीं करते, बल्कि इन्हें प्रिसाइज एफर्ट और हाई कॉस्ट से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर उसने एक वार्निंग दी, फॉर्मूला के फाइनल स्टेज पर जो कॉस्ट देनी पड़ेगी वो अब तक के सारे खर्चों से कहीं ज्यादा होगी। मून ने झट से पूछा, मतलब मुझे एक अनोखा संख्या ऑफ अचीवमेंट पॉइंट्स चाहिए होंगे? स्टोन ने कंफर्म किया और समझाया कि जब तक उसकी एल्केमी लेवल सिग्निफिकेंटली एडवांस नहीं होती तब तक कॉस्ट रिडिक्युलसली हाई ही रहेगी। मून ने रियलाइजेशन के साथ सिर हिलाया, तो बेसिकली मैं जो क्रिएट करने जा रहा हूँ वो लेजेंडरी आर्टिफैक्ट्स की बराबरी करता है। इस रियलाइजेशन ने उसे अंदर तक हिला दिया। जो चीज वो अचीव करना चाहता था वो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से भी आगे थी, इवन फॉर द मोस्ट स्किल्ड एल्केमिस्ट। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में तो ये असंभव था, लेकिन फिर उसे याद आया कि लेजेंडरी ग्रेड एलिमेंट्स कोई कैजुअली मिलने वाली चीज नहीं होती। ये कॉन्स्टलेशंस के गिफ्ट्स होते हैं जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को स्पेसिफिक कंडीशंस में मिलते हैं। मून ने स्टोन से पूछा, एग्जैक्ट कितने अचीवमेंट पॉइंट्स चाहिए? स्टोन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, इट डिपेंड्स, कंप्लीशन रेट कितना रखना चाहते हो? इसके बाद उसने एक मजेदार फैक्ट शेयर किया, ऑब्सीडियन टैबलेट उनके सक्सेस का एक मेजर की फैक्टर था। मून को क्यूरियोसिटी हुई, मतलब ये टैबलेट इतना बड़ा एडवांटेज क्यों है? स्टोन ने एक्सप्लेन किया, एल्केमी होने के कारण तुम्हें वैसे भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली मेरे अंदर यूनिक मैजिक है जो इक्वेशन ही बदल देता है। मून ने थोड़ा सोचते हुए टीजिंग टोन में कहा, आहा, तुम्हारा यूनिक मैजिक मतलब तुम्हारी स्पेशल प्रॉपर्टीज, डबल एस्ट्रिस्क। स्टोन ने इरिटेशन से जवाब दिया, अब तक मेरी इतनी तारीफें सुनी, लेकिन एक बार भी तुमने मुझे जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। मून हंस पड़ा और एक नाटकीय अंदाज में बोला, ओ माय डियर फिलोसोफर स्टोन,
तुम मैजिकल भी हो और ब्यूटीफुल भी। स्टोन एकदम फ्लस्टर्ड हो गया। ऐसी एम्बैरेसिंग बातें मत करो। मून ने टॉपिक वापस कंप्लीशन रेट पर शिफ्ट किया। उसने रियलाइज किया कि कॉस्ट कम हो सकती थी अगर वो कंप्लीशन परसेंटेज को रिड्यूस करता। लेकिन नॉलेज कोई नॉर्मल क्राफ्टिंग मटेरियल नहीं था। इन्फॉर्मेशन अगर फ्रैगमेंटेड मिलती तो वो यूजलेस होती। उसकी सोच फिर से फिलोसोफर्स स्टोन और ऑब्सीडियन टैबलेट की इंटीग्रेशन पर गई। उसने पूछा, तुम सच में नॉलेज अब्सॉर्ब कर सकती हो? स्टोन ने सर्टेनिटी से जवाब दिया, ऑफ कोर्स, ऑब्सीडियन टैबलेट पहले ही मेरे अंदर अब्सॉर्ब हो चुका है। नो मैटर कितना पावरफुल कोई आर्टिफैक्ट हो, अल्टीमेटली वो भी एल्केमी का एक कंपोनेंट ही होता है। मून मुस्कुराया और मजाक में पूछा, तो क्या तुम्हारी ये एबिलिटी डायरेक्ट नॉलेज अब्सॉर्प्शन तक भी एक्सटेंड होती है? स्टोन ने सार्केज्म में जवाब दिया, ऑब्वियसली मैं एक बहुत क्लेवर वुमन हूँ। मून हंसा, मुझे मानना पड़ेगा, ये एबिलिटी सच में नेक्स्ट लेवल है। अब क्राफ्टिंग शुरू करने का टाइम आ चुका था। स्टोन ने पूछा, तो कंप्लीशन रेट क्या रखना चाहते हो? मून ने सोचा और कहा, 10% ही ठीक रहेगा। स्टोन ने अप्रूव करते हुए कहा, प्रैक्टिकल चॉइस। वैसे भी ये कोई आइटम क्राफ्टिंग नहीं है, नॉलेज है, और इसे हैंडल करने के लिए तुम रेडी हो। मून ने कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ कहा, एग्जीक्यूशन प्रोसेस मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है। फिर उसे अचानक अपनी पास्ट लाइफ की एक मेमोरी याद आई। माँ की एक बार उसके पास एक एंशिएंट बुक लेकर आई थी और पूछा था कि क्या वो इसे डिसाइफर कर सकता है। तब माँ की हेवनली डीमन मार्शल आर्ट्स के 7वें स्तर पर थी, लेकिन पुस्तक में 10वें स्तर की जानकारी थी। उस समय मैं इसे पढ़ नहीं पाया था क्योंकि वो सिर्फ वारिस के लिए अनलॉक होती थी, लेकिन मैंने उसकी स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लिया था। मून बड़बड़ाया। उसने उस कॉन्सेप्ट को अब अपने एक्सपेरिमेंट पर अप्लाई किया। अगर मुझे सिर्फ पहला लेवल भी मिल जाए तो वो फाउंडेशनल नॉलेज देगा जिससे आगे बढ़ना इजी हो जाएगा। माकी ने सिर्फ 7वें स्तर तक पहुंचकर ही हाई स्टेटस हासिल कर लिया था, लेकिन अब मून को एहसास हुआ कि फिलोसोफर्स स्टोन की नॉलेज अब्जॉर्प्शन एबिलिटी से वो खुद इस नॉलेज को डायरेक्टली अक्वायर कर सकता था। उसे सिर्फ अपनी बॉडी प्रिपेयर करनी थी और उसकी ह्यूमन ट्रांसफिगुरेशन एबिलिटी बाकी सब संभाल लेगी। फाइनल डिसीजन लेते हुए मून ने पूछा, तो कितने अचीवमेंट पॉइंट्स लगेंगे? स्टोन ने तुरंत जवाब दिया, 5000 पॉइंट्स 10% पूर्ति के लिए। मून ने उत्साह से कहा, वाह, ये तो सस्ता सौदा निकला। इतने बड़े गेन के लिए ये प्राइस कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टोन ने उसे फिर से वार्न किया, फाइनल स्टेप सबसे मुश्किल होगा क्योंकि इसमें लेजेंडरी नॉलेज शामिल है। मून ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल फर्स्ट रैंक तक मास्टर करना ही काफी है। बिना किसी हेजिटेशन के मून आगे बढ़ा और इक्विवेलेंट एक्सचेंज कंफर्म कर दिया। जैसे ही उसने 5000 अचीवमेंट पॉइंट्स पे करने का प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट किया, उसके सामने एक न्यूली ट्रांसक्राइब्ड शीट प्रकट हुई, ओरिजिनल के आइडेंटिकल, जिस पर हेवनली डीमन आर्ट्स के टीचिंग्स लिखे थे। एक जबरदस्त सेटिस्फैक्शन की वेव उसके अंदर दौड़ गई। उसने कर दिखाया, लेकिन नॉलेज पाना और उसे पूरी तरह मास्टर करना दो अलग अलग चीजें थीं। बिना टाइम वेस्ट किए उसने फिलोसोफर्स स्टोन को इंस्ट्रक्शन दी, अब इस टेक्स्ट को अब्सॉर्ब कर लो। स्टोन ने तुरंत कंप्लाई किया और मून फैसिनेशन से देखने लगा, लेकिन इस बार कोई कॉन्स्टलेशन रिएक्ट नहीं कर रहा था। अचानक एक अजीब सेंसेशन ने उसे जकड़ लिया। उसकी विजन ब्लर होने लगी, लिम्स वेटलेस लगने लगे और एक अनसेटलिंग फेमिलियरिटी उसके अंदर बस गई। वेट, ये फीलिंग तो वही है जो मेरी रिग्रेशन से पहले हुई थी। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सब कुछ काले अंधकार में डूब गया और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसे फिर से होश आने लगा। सराउंडिंग्स अजनबी लग रहे थे। मून ने पलकें झपकाईं, अपने थॉट्स गैदर करने की कोशिश की, लेकिन तभी आखिरकार जाग ही गए। तुम्हारा शरीर इंटैक्ट है या नहीं? एक बूढ़े आदमी की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। मून तेजी से मुड़ा और उस बुजुर्ग को देखा। हु द हेल इज दिस ओल्ड मैन? उसने मन में सोचा, फिर धीरे से बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, ज्यादा चिंता मत करो। बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराया और उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही मून ने कदम बढ़ाने की कोशिश की, वो अचानक उस बुजुर्ग के राजची के पास घुटनों के बल बैठा हुआ पाया। व्हाट द? मून शॉक में पीछे देखा जहां वो पहले खड़ा था, लेकिन उसने मूव ही नहीं किया था। फिर भी वो यहाँ था। होली क्रैप, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं किसी कॉन्स्टलेशन से फेस टू फेस मिलूंगा, उसने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। बुजुर्ग ने हल्की हंसी में जवाब दिया, इंटरेस्टिंग, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम पहले से जानते हो कि मैं कौन हूँ। मून ने गहरी सांस ली और बोला, फेल कैसे कर सकता हूँ रिकॉग्नाइज करने में? जिस टेक्निक को मैं अभी स्टडी कर रहा था वो हेवनली डीमन आर्क हार्ट थी। बुजुर्ग फिर से हंसा, जैसे उसे ये जवाब सुनने की उम्मीद ही थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और एक नोइंग स्माइल के साथ कहा, बांडी, तुम्हारा शक सही है, मैं ही वो कॉन्स्टलेशन हूँ जिसे दुनिया हेवनली डीमन के नाम से जानती है। डिंग, एक नोटिफिकेशन पॉपअप अप हुआ। बधाई हो, आप पहले इंसान हैं जिसने किसी कॉन्स्टलेशन से फेस टू फेस मुलाकात की। रिवॉर्ड 5000 अचीवमेंट पॉइंट्स। इसके बाद और मैसेजेस आने लगे। वार्निंग, हेवनली डीमन एक एक्सट्रीमली डेंजरस एंटिटी है। प्लेयर सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सिस्टम सभी प्रोटेक्टिव मेजर्स लेगा। प्रोसीड विद कॉशन, कोई भी प्रोवोकेशन अवॉइड करें। अगर कोई खतरा हुआ
तो आपको तुरंत अर्थ पर समन कर दिया जाएगा। मून का दिमाग दौड़ने लगा। सिस्टम खुद इतना पैनिक कर रहा है तो ये बंदा सीरियसली नेक्स्ट लेवल डेंजरस होगा। हेवनली डीमन ने इरिटेशन से भौहें चढ़ाई और बड़बड़ाया, ये न्यूसेंस बंद होगा या नहीं। और अगले ही पल सारे सिस्टम नोटिफिकेशंस गायब हो गए। मून का दिमाग फ्रीज कर गया। होल्ड अप, क्या इसने अभी सिस्टम की आवाज म्यूट कर दी? हेवनली डीमन ने वापस उसकी ओर देखा और पूछा, तुम सोच रहे हो कि तुम्हें समन करने का रीजन हेवनली डीमन आर्ट है, राइट? मून ने हेजिटेशन से सिर हिलाया, नहीं है। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान दी, जैसे वो उसकी बोल्डनेस को पसंद कर रहा हो। फिर उसने कहा, नोप, मैं किसी और चीज में इंटरेस्टेड हूँ। फिर अचानक उसकी गेज शार्प हो गई। अब बताओ, तुम असल में हो कौन? मून का दिमाग ब्लैंक हो गया। वेट, क्या प्रकार का प्रश्न है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। यस, आपका क्या मतलब? हेवनली डीमन ने वही सवाल दोहराया। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मून को महसूस हुआ कि ये बंदा असल में उसकी यूनिकनेस को एनालाइज कर रहा है। इवन ज्यूस और ब्लैक गोट ने मेरी रिग्रेशन नोटिस नहीं की थी, लेकिन अब ये सीरियस होने लगा था। हेवनली डीमन ने हल्के से स्कॉफ किया। हाँ, मुझे मत बताओ कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मून ने धीरे से सांस ली और शब्दों को केयरफुली चुना। मैं इतना जानता हूं कि आप डोमिनेंस के पाथ पर चलते हैं। आपको वही लोग पसंद हैं जो पावरफुल और डोमिनेंट होते हैं, जैसे डीमन रेल्म के बीइंग्स। बुजुर्ग ने जोर से हंसते हुए कहा, शार्प हो तुम, बिल्कुल सही समझा। इवन कॉन्स्टलेशन बनने से पहले मैं एब्सोल्यूट पावर और डोमिनियन चाहता था। मून ने उसकी गेज को होल्ड किया और अचानक एक मेमोरी उसके दिमाग में आई। पिछली जिंदगी में उसने एक बार एक डीमन किंग से मुलाकात की थी, जिसकी प्रेजेंस इतनी टेरिफाइंग थी कि उसका खून तक ठंडा पड़ गया था। और अभी जो पावर उसके सामने थी वो सेम लेवल की लग रही। हेवनली डीमन की आंखों में एक अनरीडेबल इमोशन फ्लिकर हुआ, जैसे उसने मून की सोच पढ़ ली हो। फिर अचानक दुनिया उसके चारों ओर अंधेरे में घुलने लगी। वेट, अब क्या? मून ने महसूस किया कि वो धीरे धीरे सिंक हो रहा था, जैसे कोई उसे एक अंतहीन वॉइड में खींच रहा हो। लेकिन डर की जगह उसे एक अजीब फेमिलियरिटी महसूस हो रही थी। हेवनली डीमन ने उसे ध्यान से देखा और फिर हल्के से कहा, इंटरेस्टिंग, तुम में कुछ रेयर ट्रेसेस हैं। ये रेयर ही होता है कि कोई इंसान वॉइड में खड़ा रहे बिना घबराए। मून चुप रहा। व्हाट द हेल इज हैपनिंग टू मी? बूढ़े आदमी ने एक बार फिर मून की ओर तीखी नजरें घुमाई। तो तुम अभी भी अनजान बनने का नाटक करोगे? मून ने भौहें चढ़ाई। ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर हेवनली डीमन किसी अजीब चीज की ओर इशारा कर रहा था तो शायद ये उसके किसी टाइटल से जुड़ा हो सकता था। हेवनली डीमन की आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी। ओ, किस टाइटल की बात कर रहे हो? मून ने बिना घुमाए फिराए जवाब दिया, मेरा एक टाइटल है, द वन हु कॉट द अटेंशन ऑफ अ कॉन्स्टलेशन फ्रॉम द अदर साइड। कुछ सेकंड्स के लिए एकदम खामोशी छा गई। फिर अचानक बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैली और फिर वो जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, तो सिर्फ इसलिए कि एक कॉन्स्टलेशन ने तुम्हें नोटिस कर लिया, तुम इतने ग्रैंड वर्ड्स यूज कर रहे हो। मून को कुछ ऑफ लगा। उसकी हंसी में कुछ था, एक हल्की सी झलक, सार्केज्म नहीं बल्कि कुछ और। मून ने संदेह से पूछा, वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले भी उन लोगों को एनकाउंटर किया है? हंसी तुरंत बंद हो गई। हेवनली डीमन की अम्यूजमेंट जैसे एक झटके में इवेपोरेट हो गई। एटमॉस्फेयर में एक भारीपन छा गया। शिट, सिस्टम ने पहले ही वार्न किया था कि इसे प्रोवोक मत करना। मून के दिमाग में वार्निंग बेल्स बज उठी। अचानक प्योर किलिंग इंटेंट हवा में घुल गया, इतना गहरा कि मून को लगा कि उसका शरीर जकड़ रहा है। हर चीज सफोकेटिंग लगने लगी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अगर कुछ हुआ तो ब्लैक गोट इसे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर हेवनली डीमन फिर से जोर से हंस पड़ा। अब समझ आया कि मैं तुम में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा हूँ। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी। फिर उसने कैजुअली कहा, तुम्हारी अजम्पशन सही थी, मैंने उनसे लड़ाई लड़ी थी और हार भी गया था। मून ने डिसबिलीफ में उसकी ओर देखा। वेट, क्या? हेवनली डीमन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो हार इतनी ह्यूमिलिएटिंग थी कि आज तक भुला नहीं पाया। मून कुछ कहता, उससे पहले ही बूढ़े आदमी ने एक और स्टनिंग रेवलेशन कर दिया। मैंने पूरे 1000 साल लगाए थे उस कॉन्स्टलेशन का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। मून की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। 1000 years? सीरियसली? आपने लिटरली 1 मिलेनियम इस परस्यूट में बिता दिया। हेवनली डीमन ने हंसते हुए सिर झटक दिया। तुम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो, तुम ये नहीं समझ पाओगे। लेकिन तभी उसका चेहरा अचानक डार्क हो गया। उसके शब्द बीच में ही रुक गए, जैसे उसने कुछ ऐसा परसीव कर लिया जो मून नहीं देख सकता था। सन्नाटा बहुत भारी हो गया। फिर इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, हेवनली डीमन ने किसी अनसीन एंटिटी पर गुस्से से चिल्लाया। मून ठिठक गया। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना समझ में आ गया कि सिस्टम इंटरफेरेंस कर रहा था। कुछ सेकंड्स बाद बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी इरिटेशन धीरे धीरे सेटल हो गई। उसने मून की ओर देखा और स्मर्क किया। चलो, जाने से पहले तुम्हें एक टाइटल दे देता हूँ, मेरे डिसाइपल। मून फ्रीज हो गया। वेट, व्हाट? डिसाइपल? हेवनली डीमन ने कैजुअल श्रग दिया। तुमने मेरी हेवनली डीमन आर्ट स्टडी की तो नेचुरली तुम मेरे डिसाइपल हुए। होल्ड ऑन। मून प्रोटेस्ट करने ही वाला था जब बूढ़े आदमी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया।
नो ऑब्जेक्शंस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे ऑनर फील हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान मेरी लेगेसी कैरी कर रहा है जिसे उस कॉन्स्टलेशन ने नोटिस किया है। लेकिन एक कैच है। मून ने धीरे से एक्सहेल किया। ऑफ कोर्स, ऑलवेज अ कैच। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। न्यू टास्क असाइंड, फाइंड अ वर्दी सक्सेसर फॉर द हेवनली डीमन स्पॉन्सरशिप। रिवॉर्ड, हेवनली डीमन आर्ट लेवल 2 + 5000 अचीवमेंट पॉइंट्स। हेवनली डीमन ने स्मर्क किया। देखो, मैंने सिस्टम की भाषा में रिक्वेस्ट वर्ड कर दी तुम्हारी आसानी के लिए। मून ने मिशन को एनालाइज किया। माँ की इस क्राइटेरिया में फिट हो सकती है, लेकिन तभी उसे रियलाइजेशन हुई, अगर मैं फेल हुआ तो इसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हेवनली डीमन ने उसकी हेजिटेशन को सेंस कर लिया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे भी तुम्हें उस कॉन्स्टलेशन ने नोटिस किया, ये अपने आप में प्रूफ है कि तुम में पोटेंशियल है, लेकिन एक कंडीशन है। मून ने सस्पिशियसली पूछा, कौन सी? हेवनली डीमन ने सीधे कहा, सक्सेसर एक लड़की होनी चाहिए। मून की भौहें सिकुड़ गई। अब ओके, बट व्हाई स्पेसिफिकली अ गर्ल? हेवनली डीमन ने पॉज नहीं लिया। वो बोल्ड होनी चाहिए, एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होनी चाहिए। मून अभी प्रोसेस कर ही रहा था कि वो आगे बढ़ा। और हाँ, उसके लंबे पैर होने चाहिए, स्ट्राइकिंग फेस और एक लंबा ड्रामेटिक पॉज, अ लार्ज चेस्ट। व्हाट? मून लिटरल शॉक में उसे घूरने लगा। ये क्राइटेरिया लेगेसी से रिलेटेड कैसे हुआ? हेवनली डीमन ने प्राउडली मुस्कुराते हुए कहा, ये ही ट्रू सक्सेसर की क्वालिटीज हैं। मून फाइनली समझ गया कि माँ की इस बंदे को इतनी बुरी तरह कोसती क्यों थी। यू ओल्ड परवर्टेड बास्टर्ड, उसने मन में सोचा। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और रिएक्शन दे पाता, सारा सीन अचानक बदल गया। एक शार्प फोर्स ने उसे उस जगह से खींच लिया। वेट, व्हाट नाउ? अगले ही पल वो वापस अपनी दुनिया में था। एक सेकंड के लिए डिसोरिएंटेड महसूस हुआ, लेकिन फिर, मून तुम होश में हो? फिलोसोफर्स स्टोन की फ्रैंटिक चीख सुनाई दी। तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड? मून ने धीरे से सिर उठाया और थकी हुई आवाज में कहा, तुम नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं। मून ने पलकें झपकाई। वेट, क्या मैंने सच में ब्लैकआउट कर दिया था? एक स्टेडिंग ब्रेथ लेते हुए उसने एडमिट किया, मैं अभी अभी एक कॉन्स्टलेशन से मिला हूं। फिलोसोफर स्टोन का एनर्जी पल्स इराटिकली चमक उठा। फिर उसने थोड़ी हेजिटेशन के साथ पूछा, वो हेवनली डीमन था, है ना? मून उसकी नॉलेज पर चौंक गया। तुम्हें ये कैसे पता? स्टोन ने कैजुअली जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो ऑब्वियस ही है। हेवनली डीमन की इन्फेमस रेपुटेशन देखते हुए वो लिटरल हिंसा की वॉकिंग डेफिनेशन है। फिर उसने कंसर्न दिखाते हुए पूछा, उसने तुम्हें हरास तो नहीं किया, अटैक तो नहीं किया? सीरियसली? बहुत कम लोग उसके एनकाउंटर के बाद जिंदा बचते हैं। मून ने जल्दी से रिएश्योर किया, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, उसने कुछ नहीं किया। स्टोन ने एक लंबी सांस ली और सार्कास्टिकली कहा, वाओ, तुम तो किस्मत के धनी निकले, इतनी इजीली वापस आ गए। स्ट्रेंज, उसके जैसा साइको किसी को इतनी आसानी से जाने क्यों देगा? फिर उसने सोचा और पूछा, तो क्या उसने तुम्हें हेवनली डीमन आर्ट सीखते देखकर गुस्सा किया? मून ने हल्की हंसी में जवाब दिया, गुस्सा? नोप, उल्टा उसने खुद कहा कि मैं इसे सीख सकता हूँ। स्टोन कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर डिसबिलीफ में कहा, वेट, व्हाट? उसने तुरंत टॉपिक बदलते हुए कहा, चलो, अब जब तुम्हारे पास हेवनली डीमन आर्ट की एनर्जी आ चुकी है तो पोशन बनाना शुरू करते हैं। मून उठ खड़ा हुआ और काम में लग गया। जैसे ही उसने प्रिपरेशन शुरू की, स्टोन ने पूछा, तुम्हें स्टेप्स और इंग्रेडिएंट्स को लेकर कोई गाइडेंस चाहिए? मून ने बिना रुके जवाब दिया, नोप, मैं इसे पूरा करूंगा। तभी अचानक, जैसे किसी ने विस्पर किया हो, स्टोन ने सिर उठाया और पूछा, तुम्हें ये सुनाई दे रहा है? मून ने आईब्राव उठाया, सुनाई क्या? स्टोन ने अम्यूजमेंट से कहा, पॉइजन को सीरम से बाहर निकाला जा रहा है और वो लिटरली अपनी मौत का रोना रो रहा है। मून ने उसे खाली एक्सप्रेशन दिया, दोस्त तुम सीरियस हो? स्टोन ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं और क्या करूं, वो बेचारा इतना रेजिस्टेंस भी नहीं दे पा रहा, जबकि मैंने ज्यादा ड्रामा एक्सपेक्ट किया था। मून ने अपना सिर हिलाया और अपने काम पर ध्यान दिया। आखिरकार उसने अनाउंस किया, पोटियन कंप्लीट। लेकिन स्टोन ने एक और सरप्राइज एक्सप्रेशन दिया, वेट, ये लिक्विड नहीं है, ये तो पिल की फॉर्म में है। मून ने कैजुअली जवाब दिया, ऑब वाइजली, मैं इतनी पावरफुल पोशन पीने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो इसकी कॉम्पोजिशन ऑल्टर कर दी। स्टोन ने अप्रूवल में सिर हिलाया, स्मार्ट मूव, खासकर जब हमने इसे डिमोनिक एनर्जी से इन्फ्यूज्ड किया है। मून ने फाइनल प्रोडक्ट को एग्जामिन किया और खुद से मटर किया, डैम, मैंने सच में कुछ इंप्रेसिव बना दिया। स्टोन ने बताया, एलिक्सिर की रैंकिंग सी है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स हाई क्वालिटी के नहीं थे, बट इसका पोटेंशियल इनसेन है। तुम्हारी बनाई चीजों में हमेशा कुछ अलग होता है। फिर उसने वार्न किया, लेकिन ये पोशन डिमोनिक एनर्जी ग्रांट करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मून ने हल्का स्मर्क किया, ऑर्डिनरी लोगों के लिए शायद, लेकिन मेरे पास एडवांटेज है। उसने बताया कि हेवनली डीमन आर्ट का पहला स्टार टेक्निक पूरी तरह से फिलोसोफर्स स्टोन में एम्बेड हो चुका है। अगर वो इसे सही तरीके से यूज करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टोन ने उसकी कॉन्फिडेंस पर ट्रस्ट दिखाते हुए कहा, ऑलराइट देन, लेट्स डू दिस। मून ने बिना हेजिटेशन के पिल निगल ली। डिंग, स्ट्रेंथ +2, एजिलिटी +2, हेल्थ +2 एक्सक्लेमेशन मार्क। वेट, दैट फास्ट? मून अभी प्रोसेस भी नहीं कर पाया था कि अचानक वो कहीं और पहुंच गया। उसने अपने सराउंडिंग्स को स्कैन किया, कुछ स्पेसिफिक ढूंढते हुए, और फिर वो रहा। थोड़ी दूर एक स्ट्रेंज फ्लिकरिंग एंटिटी दिखाई दी, एक गहरी बैंगनी ऑमिनस दिखने वाली फ्लेम। मून ने अर्जेंसी में चिल्लाया, स्टोन, इसे डिसअपियर मत होने देना। स्टोन ने एंटिटी की ओर कदम बढ़ाया, रिलैक्स, मैं इसे भागने नहीं दूंगी। कुछ ही सेकंड में उसने फ्लेम को अब्सॉर्ब कर लिया। ये है दैवीय ऊर्जा। मून ने गहरी सांस ली, गुड, सही टाइम पर पकड़ लिया, वरना ये वैनिश हो जाती और फिर
इसे दोबारा लोकेट करना इम्पॉसिबल था। अब अगला स्टेप प्लान करना था। मून ने सजेस्ट किया, हमें पहले एक एनर्जी कोर एस्टैब्लिश करना होगा, डांटियन। उसके बाद हम ग्रेट हेवनली टेक्निक पर मूव कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बोलता, स्टोन ने एक अजीब सा सवाल पूछा, वेट, क्या डांटियन को बेली बटन के नीचे होना ही जरूरी है? मून का दिमाग खाली हो गया। हूँ, स्टोन ने कहा, मतलब एनर्जी कोर बस एनर्जी स्टोर करने का यूनिट है, तो ये एक ही जगह फिक्स क्यों रहना चाहिए? मून कंफ्यूजन में था। मैं कभी इस बारे में सोच भी नहीं पाया, स्टोन ने स्मग किया। तुम्हारे पास ऑलरेडी दुनिया का सबसे बेहतरीन एनर्जी स्टोरेज और कंसंट्रेशन यूनिट है। मैं खुद। मून ने थोड़ी देर सोचा और फिर रियलाइजेशन के साथ मुस्कुराया, डैम, तुम पूरी तरह सही हो। मून के लिए फिलोसोफर्स स्टोन को अपना डांटियन बनाना एकदम परफेक्ट चॉइस था। एक्चुअल में इससे बेटर ऑप्शन और हो भी नहीं सकता। चाहे वो हेवनली डीमन आर्ट में ट्रेन कर रहा था, वो खुद को याद दिलाता रहा कि वो पहले एक एल्केमिस्ट है और हमेशा रहेगा। जैसे ही वो वापस रियल वर्ल्ड में आया, नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। आपने सफलतापूर्वक मैजिकल क्रीचर स्टैट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। आपका डांटियन अब फिलोसोफर्स स्टोन के साथ मर्ज हो चुका है। आपकी एनर्जी स्टैट अब डायरेक्टली आपकी एल्केमी पावर से जुड़ी हुई है। मून कंफ्यूजन में पड़ गया। एल्केमी पावर और मैजिक क्रीचर स्टैट्स कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं? उसने जल्दी से अपना स्टेटस चेक किया और फिर एक और शॉकिंग डिटेल देखी। अब डिमोनिक एनर्जी को मैजिक क्रीचर स्टैट्स के तौर पर लेबल किया गया था। लेकिन जो बात और ज्यादा माइंड ब्लोइंग थी, वो स्टैट ऑलरेडी 8 तक पहुंच चुकी थी, जबकि उसने अभी अभी अब्सॉर्ब किया था। फिलोसोफर्स स्टोन, जो हमेशा शार्प रहती थी, तुरंत समझ गई कि मून क्या सोच रहा। ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स की बात नहीं है, उसने एक्सप्लेन किया। क्रीचर स्टैट्स और एल्केमी पावर में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। मून ने अपने स्टैट्स को गौर से देखा। एल्केमी पावर 17 थी, जो कि मैजिक क्रीचर स्टैट्स से लगभग डबल थी। एक सोच उसके दिमाग में आई, अगर मैं अपनी एल्केमी पावर बढ़ाऊं, तो क्या मेरा मैजिक क्रीचर स्टैट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा? स्टोन ने उसकी सोच कंफर्म की, बिल्कुल, मेरी प्रेजेंस हमेशा तुम्हारी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती रही। लेकिन उसने एक वार्निंग भी दी, तुम्हें अपनी एल्केमी पावर को इवन नंबर में मेंटेन करना होगा, ताकि तुम क्रीचर स्टैट्स को एफिशिएंटली डिवाइड कर सको। मून इस नई जानकारी से फैसिनेटेड हो गया। मतलब सिर्फ अपनी एल्केमी पावर बढ़ाकर मैं अपने मैजिक क्रीचर स्टैट्स को बूस्ट कर सकता हूँ? दैट्स इनसेन। और सबसे बड़ी बात, अरीना कंपटीशन बस शुरू होने वाला था। बैटलफील्ड पर भारी टेंशन थी। ये मैच दूसरे मैचेस की तरह नहीं था। सर्वाइवल बैटल। 100 पार्टिसिपेंट्स सब एक दूसरे को स्कैन कर रहे थे, कुछ कॉन्फिडेंट, कुछ नर्वस और कुछ आउटराइट टेरिफाइड। इस क्राउड में एक बंदा एक्स्ट्रा नर्वस एनर्जी एग्ज्यूड कर रहा था, और वो अकेला नहीं था, वो अपने ऑडियंस से बात कर रहा था। सर्वाइवल मैचेस असली मुश्किल होते हैं, खासकर जब टॉप रैंक्ड प्लेयर्स इसमें हिस्सा ले रहे हों। वो अपने व्यूअर्स को एडवाइस कर रहा था कि ध्यान दो, इस मैच में कुछ सबसे हाई रैंक वाले प्लेयर्स शामिल हैं। इस आदमी को सब मनी किंग के नाम से जानते थे। उसके पास एक छोटे ग्रुप का अटेंशन था, एक ग्रुप जिसने उसे हायर किया था। एक ठंडी सांस लेते हुए उसने कहा, सर्वाइवल मैचेस मेरे लिए सबसे वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है। अब ये साफ हो गया कि इन लोगों ने मनी किंग को हायर किया था ताकि वो उनके लिए जीत सुनिश्चित कर सके। लेकिन अब इस मैच में ये गारंटी टूट चुकी थी। ग्रुप के एक मेंबर ने इरिटेशन से कहा, मैंने ऑलरेडी 10 मिलियन वॉन पे कर दिए हैं, अब मेरा क्या होगा? रिफंड मिलेगा या नहीं? पूरे ग्रुप में फ्रस्ट्रेशन फैल गया। सबने पैसे को लेकर झगड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मनी किंग शांत रहा। उसने एक कॉन्फिडेंट स्मर्क दिया और कहा, चिंता मत करो, ये मैच रैंक 50 से लेकर फर्स्ट प्लेस तक रिवॉर्ड्स देता है। फिर उसने पूछा, सच बताओ, क्या तुम सच में मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं तुम्हें टॉप 3 पोजीशंस दिलाऊंगा? ग्रुप थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उनकी हेजिटेशन देखकर मनी किंग ने स्मर्क किया। मैं तुम्हें एक फुल प्रूफ प्लान देता हूँ, हम एक टीम बनाएंगे। सरप्राइज रिएक्शंस आए, लेकिन उसने तुरंत क्लैरिफाई किया, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छिपे रहो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। स्केप्टिसिज्म अभी भी था, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस अनशेकेबल थी। कोई भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा, ये आसान होगा। उसका मास्टर प्लान, वो बाकी सबको एलिमिनेट कर देगा। बैटलफील्ड पूरी तरह क्लियर होने के बाद सिर्फ वो और उसके क्लाइंट्स बचेंगे। फिर वो खुद को एलिमिनेट कर लेगा, जिससे उसके क्लाइंट्स ऑटोमेटिक टॉप 3 पोजीशंस क्लेम कर लेंगे। ग्रुप में से एक ने पूछा, तो फिर हम तीनों अपनी रैंकिंग्स आपस में डिसाइड करेंगे। मनी किंग ने सिर हिलाया, एग्जैक्टली, तुम लोगों ने सेम अमाउंट पे किया है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम फाइनल स्टैंडिंग्स कैसे डिवाइड करते हो। ऑडियंस में से अचानक प्रेस की लहर दौड़ पड़ी। वाह, ये गाय प्रोफेशनल है, इतना फेयर और लॉजिकल प्लान। अब समझ आया लोग इसे क्यों हायर करते हैं। लेकिन तभी पूरे मैच की एटमॉस्फेयर एक पल में बदल गई। एक अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। बैटलफील्ड पर हर कोई सडनली चौंक कर एक ही डायरेक्शन में देखने लगा, क्योंकि मून आ चुका था। क्राउड में शॉक की लहर दौड़ गई। सारे आईज उसकी ओर मुड़ गए। वेट, मून इस मैच में कैसे? मनी किंग का कॉन्फिडेंस कुछ सेकंड्स के लिए हिला, लेकिन उसने खुद को कंपोज किया। इंटरेस्टिंग, उसने धीरे से कहा, यह तो और भी मजेदार हो गया।